हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे अनपढ़ चैनल पे। मुझे जो है मेरे चैनल के लगातार कमेंट बॉक्स में लगातार क्वेरी स्टूडेंट्स की आ रही थी यूपीसीएल एग्जाम को रिलेटेड। तो इस सब चीज़ के बारे में डिस्कशन करने के लिए मैंने ये पूरा वीडियो बनाया है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। हर एक चीज़ को जो है मैं एक एक पॉइंट को क्लियरिफिकेशन करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। सबसे पहली चीज़ जो लगातार स्टूडेंट के मन में सबसे पहला सवाल है कि सर डेट ऑफ एग्ज़ाम कब होगी, इसका एग्ज़ाम कब होगा। देखिए, आप समझिए, थोड़ा सा प्रक्रिया को समझिए। किसी भी एग्ज़ाम के लिए क्या होता है, सबसे पहले फॉर्म मंगाए जाते हैं। फॉर्म आपने भरे, फॉर्म फिल करने के बाद 1 माह का टाइम उन्होंने दिया। फिर वो फॉर्म आपका पन्नगर में सबमिट हुआ। फिर पन्नगर क्या करेगा, पन्नगर आपका जो है उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जो है आपका एडमिट कार्ड जनरेट करेगा, आपके लिए पेपर सेट करेगा और आपके लिए एग्जामिनेशन सेंटर्स करेगा। मतलब कहीं ना कहीं ये मानिए कि अगर आप एक बार फॉर्म सबमिट कर देते हैं, उसके बाद जो एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी है उसको भी कम से कम 1 से 2 महीने का समय लग जाता है आपका एग्जाम कंडक्ट कराने में। चूंकि यहां पर आपने देखा, आपने जो है फॉर्म की ऑफलाइन हार्ड कॉपी भेजी है, तो मतलब आपका हार्ड कॉपी भेजने का मतलब कहीं ना कहीं उसे हार्ड कॉपी से टैली करेगा। हाँ, अगर वो पूरी चीजें ऑनलाइन करता तो हो सकता था इस प्रक्रिया में 1 से 1.5 महीना लगते हुए 15 से 20 दिन लग जाता। तो आप ये मान के चलिए कि 2 माह का समय तो आपका पन्नगर यूनिवर्सिटी को लगने वाला है। और फिर आप अभी जो देखिए, अभी जो सिनेरियो आया कोरोना की वजह से, जो है आप ये कह सकते हैं कि 1 से 1.5 महीना जो है वो चीज पीछे डिले हो गई है। तो आप ये मान के चलिए कि आपका जो एग्जाम अभी होना था, या जो है आप कह सकते थे अगस्त तक होना था, वो जो है सितंबर या अक्टूबर तक शिफ्ट होके चला गया है। ठीक है, ऐसा हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ये चीजें बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल होती है, मगर सराउंडिंग्स की कंडीशंस को और जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसको देख के मैं कह सकता हूं कि आपका जो एग्जाम है ये सितंबर या अक्टूबर के बीच होगा। इसके साथ ही आपका यूजीएल वाला एक एग्जाम भी है, तो हो सकता है इन दोनों एग्जाम के बीच जो है 2 हफ्ते का गैप रहे, वो सफिशियंट होता है। तो आप ये कह सकते हैं हाँ, यूपीसीएल का एग्जाम पहले होगा, यूजीएल का बाद में होगा। चूंकि फॉर्म भी इसके पहले आए हैं, उसके फॉर्म बाद में आए हैं, ऑफलाइन जमा कराने की डेट उसकी भी बाद में थी। तो पहली चीज तो मैं ये कह सकता हूं कि जो मेरा एग्जाम है, ये मेरा एग्जाम जो है सितंबर या अक्टूबर में होगा। अब आप इस तरह के क्वेश्चन करोगे सितंबर फर्स्ट वीक में होगा या अक्टूबर लास्ट वीक में होगा, देखिए इतना हम प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं। मानसून के बारे में हमारे मानसून वैज्ञानिक प्रिडिक्शन नहीं कर पा रहे हैं। इस बार मानसून जो है 15 दिन पहले आ गया है। एक आइडिया, रफ आइडिया आपको कह दिया है कि आपका जो है क्या होता है, जून जुलाई में मानसून आता है। ऐसे ही इसके लिए कह सकते हैं हम, आपका जो है सितंबर अक्टूबर तक हो सकता है। अब आप इसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करके रहना है। ठीक है, कहा जाता है, एक कहावत होती है कि कोई भी जो है योद्धा जब लड़ने जाता है मैदान में, किसके जंग के मैदान में जब वो लड़ने जाता है, तो वो जो है कैलेंडर देख के नहीं निकलता है कि आज इस डेट को जो है मैं लड़ने जाऊंगा। जैसे ही शत्रु उसकी परिसीमा पे आता है, उस पर आक्रमण करता है, वो लड़ने निकल जाता है। तो आपको अपने दिमाग पे इस चीज को लेके बिल्कुल रिलैक्स नहीं रहना है। हाँ, सितंबर अक्टूबर मैं कह रहा हूं एक्सपेक्टेड हो सकता है, मगर आपको अपनी तैयारियां ये मान के चलनी है कि आपको 15 अगस्त से पहले पहले आपको अपना सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट कर देना है। अब जो है उसके बाद लगातार जो मेरे को क्वेरीज मिल रही थी वो मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स की तरफ से ज़्यादा मिल रही थी। क्योंकि इसका कारण ये भी हो सकता है, मैं इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हूं, तो मैं उनके मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को समझ सकता हूं, जो है वो जो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं। सबसे पहली चीज़ आपको ये चीज़ तो आपको क्लियर है कि आपका जो है 50 मार्क्स का जो है आपका नॉन टेक पोर्शन आने वाला है और 126 मार्क्स का आपका एक कॉमन पेपर आने वाला है इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए और मैकेनिकल ब्रांच के लिए 126 मार्क्स का। अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि जब जहां तीनों ब्रांचें इनवाइट करी हैं, तो तीनों ब्रांचों के लिए वहां पर इक्वल अपॉर्चुनिटी है। तो कह सकते हैं कि 42 मार्क्स की इलेक्ट्रिकल आएगी, 42 मार्क्स की मैकेनिकल आएगी और 42 मार्क्स की इलेक्ट्रॉनिक्स आएगी। थोड़ा सा इसमें इलेक्ट्रिकल वाले लकी इसलिए हैं कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट्स भी लगभग जो है 70% सब्जेक्ट्स वो पढ़ लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इस तरीके से सोच सकते हैं कि वो थोड़ा जो है सॉफ्ट कॉर्नर की तरफ है। तो वहां पर पर्टिकुलर जो है मैकेनिकल के स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर अगर हमें इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के सिलेबस करना है, सब्जेक्ट्स करने हैं, तो हमें पर्टिकुलर जो है किस किस सब्जेक्ट्स पे फोकस करना चाहिए। क्योंकि अपने आप में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बहुत बड़ा है, आपका जो है 12 से 15 सब्जेक्ट्स हैं, तो आपको किस किस पे फोकस करना है, क्या वेटेज हो सकता है। तो देखिए 42 मार्क्स में से अगर आप जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 20 मार्क्स अगर आप ले पा रहे हैं, तो आप ये मानिए कि आपके सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। अगर आप इलेक्ट्रिकल में
42 मार्क्स में से 42 मार्क्स में एक जनरल मैंने 130 इनका सबका ले लिया है। 42 मार्क्स में से अगर आप 20 भी ले आ पा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। तो पर्टिकुलर अगर मैकेनिकल के स्टूडेंट्स आप लोग हैं तो मैं कहूंगा आपको पहला बेसिक इलेक्ट्रिकल में आपको पूरा फोकस करना है। ये सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ के मैकेनिकल ब्रांच के होते हुए आप एग्जाम निकाल देंगे तो आप अभी बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। आप मैकेनिकल बैकग्राउंड के हैं तो आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ना ही पड़ेगा और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आपको पढ़ना ही पड़ेगा। एक तो ये आपके बेसिक्स का काम करेगा और आपका जो है पहली चीज आप लोगों ने ये चीज पढ़ी भी होती है फर्स्ट ईयर में, अगर आपने जो है बीटेक किया होगा तो फर्स्ट ईयर में ये दोनों जो है आपके सिलेबस का वो पार्ट होते हैं। तो आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आपको करना ही करना है। उसके अलावा जो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये मैथमेटिकल सब्जेक्ट्स है। अगर आप इसे एक बार देखेंगे 8 से 10 क्लास में आपका जो है सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है। मतलब अगर आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में 4 से 5 घंटे इन्वेस्ट करते हैं तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आपका 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपका यहां से बन जाएगा। सिमिलरली जैसा आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ है वैसा ही सिस्टम आपका जो है कंट्रोल सिस्टम के साथ है। कंट्रोल सिस्टम आपको पूरा नहीं पढ़ना है, ओपन लूप क्लोज लूप सिस्टम के बारे में, मेसन्स गेन फार्मूला के बारे में और आपका रूथ हर्विस क्राइटेरिया तक, स्टेबिलिटी तक अगर आप करके चले जाते हैं तो कंट्रोल सिस्टम में इतना सफिशिएंट है। मैं ये सब्जेक्ट आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये सब मैथमेटिकल सब्जेक्ट्स हैं। मतलब ये कहूं ये मैथमेटिकल है, ये मैथमेटिकल है, ये मैथमेटिकल है और आप जो है बेसिक मशीन्स में, मतलब मैं कहूंगा कि मशीन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको करना है तो आप ट्रांसफार्मर करके केवल चले जाइए। ट्रांसफार्मर में आप ये मानिए कि आपको जो है 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन, 5 से 7 तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एग्जाम में निकल जाता है, तो यहाँ पे मान के चलिए कि 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाएगा ईजिली। तो ये एक मैकेनिकल वाले स्टूडेंट के लिए अगर उसको इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट स्टडी करने हैं तो उसके लिए केवल और केवल ये अप्रोच होनी चाहिए। उसके अलावा कह सकते हैं ईएमएफटी, तो ईएमएफटी में आपका वेक्टर का आता है, 2 वेक्टर पैरेलल हैं, 2 वेक्टर के बीच जो है परपेंडिकुलर हैं। ये सब चीज़ें जो आपने कहीं ना कहीं जो 11th-12th में पढ़ी होती हैं, तो अगर आपका 11th-12th का बेसिक्स क्लियर होगा तो कई सब्जेक्ट्स को आप इजीली ऐसे भी कर सकते हैं। मतलब उसके लिए पर्टिकुलर आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये जो है मैं कहूँगा मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए पर्टिकुलर ये 5 सब्जेक्ट आपको अच्छे से करने हैं ही। अगर ये 5 सब्जेक्ट आप अच्छे से करके चले जाते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट, एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट। अब उसके बाद जो है लगातार क्वेश्चंस आ रहे थे, सर ये 50 मार्क्स का जो है ये जीएस का पोर्शन है जिसमें जीएस भी लिखा हुआ है, रीजनिंग भी लिखा हुआ है, आपका एप्टीट्यूड भी लिखा हुआ है। अब उस पर्टिकुलर स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर उस जीएस के पोर्शन में क्या उत्तराखंड भी आएगा? देखिए सिलेबस में उसने जीएस लिख दिया है, जनरल स्टडी लिख दिया है, तो उसका मतलब वो सब हो जाता है। अब उस पर आपका उत्तराखंड भी हो सकता है, उस पर आपका इंडिया भी हो सकता है, उस पर आपका करंट अफेयर भी हो सकता है, उस पर आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी हो सकता है, उस पर आपका हिस्ट्री भी हो सकता है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा आएगा तो सब, बट अगर आप जो है ये मान के चलिए आपका 50 मार्क्स में ये है तो आप कह सकते हैं कि मैं कह रहा हूं कि 20 मार्क्स का आपका 15 का कुछ इस तरीका का वेटेज आपका रह सकता है कि 20 मार्क्स का आपका रीजनिंग रह सकता है, 10 मार्क्स का आपका एप्टीट्यूड रह सकता है और 15 मार्क्स का आपका जीएस है। अब पर्टिकुलर इस 15 मार्क्स के जीएस के लिए अगर आप जो है दोबारा से पूरी की पूरी जनरल स्टडी पढ़ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आप ये अच्छा कर रहे हैं। आपको रीजनिंग और एप्टीट्यूड में फोकस करना है। सीसेट के आपके या सीजीएल के टायर 1 टायर 2 के आप क्वेश्चंस करके चले जाइए, वो सफिशिएंट आपके लिए हैं। पर्टिकुलर अगर इस जीएस में आपको कहूँ तो जीएस में आपको जो है थोड़ा सा मतलब आप करंट अफेयर पे थोड़ा सा केवल फोकस कर लीजिए, पूरा का पूरा जीएस पढ़ने मत जाइए। उससे अच्छा है कि आप जो है अपने टेक्निकल सब्जेक्ट्स पे फोकस करिए, ठीक है। तो आपको हाँ ये चीज है, आपका जीएस गेम चेंजर है इस एग्जाम में। आपका जीएस की वजह से ही मेरिट में जो है चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, मगर जो है फिर भी मैं कहूंगा कि क्या है, मैं कहूंगा कि आपको जीएस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, करंट आप करके चले जाइए। कई कह रहे हैं सर इसमें इंग्लिश भी आएगा। अरे कहीं सिलेबस में लिखा है क्या इंग्लिश आएगा? कहीं नहीं लिखा है तो इंग्लिश क्यों आएगा? अगर आ भी जाएगा तो 1-2 मार्क्स का आ जाएगा। अगर आ भी गया, कुछ अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें हुई तो ऐसे जो है छोटे छोटे क्वेश्चंस थे, इन क्वेश्चंस को जवाब देने के लिए जो है मैंने सेशन मतलब एक ऑनलाइन सेशन करने की मैंने सोची। इसके अलावा जो है एक स्टूडेंट्स का लगातार सवाल था कि सर इसकी कट ऑफ क्या जाएगी। कट ऑफ के मामले में देखिए, कट ऑफ किसी भी एग्जाम की जो कट ऑफ होती है वो आप पेपर के बाद प्रिडिक्शन कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ पेपर ईजी आया है तो पेपर सबके लिए ईजी आया है, कट ऑफ हाई चली जाएगी। पेपर टफ आया है तो पेपर टफ सबके लिए आया है, आपकी कट ऑफ लो चली जाएगी। तो कट ऑफ के बारे में जो भी प्रिडिक्शन होती है वो पेपर के बाद होती है। फिर भी बच्चे चाह रहे थे कि अगर हम जनरल कैटेगरी में हैं, हमें सेफ के लिए कितना होना है, तो आप ये मान के चलिए जहां पर भी कॉमन पेपर होता है ना वो लो स्कोरिंग होता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिकल भी आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी आ रही है, आपका मैकेनिकल भी आ रही है। तो लो स्कोरिंग होने की वजह से मैं कह सकता हूं 176 में से आपका 120 जनरल के लिए, 110 से 120 ईजिली सेफ है।
तो आप जो है ये मान के चलिए कि अगर मैं जनरल के लिए कट ऑफ बताई तो इसके अकॉर्डिंग आप कैटेगरी के लिए बना सकते हैं। तो जनरल में जो है आप 110 से लेकर 120 के बीच आप इजीली सेफ हैं, क्योंकि ऐसा सेम मैंने जो है पिटकुल में कंपेयर किया था, पिटकुल में इतने में इजीली सेफ थे। तो इस तरीके से जो है डिफरेंट डिफरेंट जो सवाल थे मैंने सबका जवाब देने की आप लोगों को कोशिश करी। बस ये मान के चलिए आपको जो एग्जाम की तैयारी आपको अच्छे तरीके से करते रहनी है, बिल्कुल भी ढीला नहीं पड़ना है, बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतनी है। इससे रिलेटेड जो है आपको हमारे ऐप में भी, अनपढ़ में भी जो है आपका पर्टिकुलर इसके लिए कोर्स लॉन्च किया हुआ है, खासकर मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स जिन्होंने बिल्कुल तैयारी छोड़ चुके हैं, जो अब दोबारा से इसकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी वो कोर्स हेल्पफुल है। तो आप एक बार उसको देख सकते हैं। अगर आपको लगता है आपको उससे कुछ गेन हो पा रहा है तो आप उसको देख के उस कोर्स को भी आप परचेज कर सकते हैं। कोई इसकी नॉमिनल फीस है, अगर आपको फीस देने में भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप हमें टेक्स्ट कर देंगे, तो कहीं ना कहीं हम आपकी समस्या का पूरा समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ आपको जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अच्छे से तैयारी करते जाइए, खूब मेहनत करिए और जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।